थोड़ा सा बच्चों थोड़ा इंटरनेट का इशू चल रहा है, हो सकता है थोड़ा स्पीड स्लो रहे, ठीक है। तो मेरी आवाज तो आप लोग सुन पा रहे हैं ना सब लोग? यस सर। यस सर। देखिए, कल अगर आपको याद हो तो कल की क्लास में हमने जो डिस्कशन किया था, ये डिस्कशन था रिगार्डिंग कि पहला पॉइंट हमने डिस्कस किया था, अगर एक ही वीक एसिड है जैसे HA, ये H+ और A- में टूटेगा, C में से X जाएगा, ये X और X बनेगा, या फिर C में से C अल्फा जाएगा, ये C अल्फा और C अल्फा बनेगा। क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना ये हमने देखा था, और इतना ही नहीं, हमने ये भी देखा था कि इसका इक्विवेलेंट कांस्टेंट अगर K है तो यहाँ पे अल्फा इक्वल्स टू रूट ऑफ K बाई रोस्ट वर्ल्ड डाइल्यूशन लॉ भी चेक किया था, राइट। बट इससे अल्फा तभी वैलिड है जब अल्फा 0.05 से कम, अदरवाइज नहीं। फिर एक चीज और देखी थी कि अगर इसके अंदर इसी में बाहर से कोई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट मिला दें तो कॉमन इफेक्ट वाले क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने, है ना। अभी सिंपल वाला कैसे करेंगे बताया था। फिर अगर बाहर से मान लो H कुछ ऐसे मिला दें, HB मिला दें, HB टूटेगा H+ और B- में, और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को कॉमन एन इफेक्ट देगा। हमने कॉमन एन इफेक्ट क्वेश्चन देखे थे कैसे सॉल्व करेंगे। एंड आफ्टर दैट हमने देखा था कि अगर दो एसिड HA, H+ और A-, HB, ये दोनों वीक हैं, H+ और B-, इसमें C में से X, C1 में से X जाएगा, X और X बनेगा, ये C2 में से Y जाएगा, ये Y और Y बनेगा बच्चों। तो ये H+ साइन यहाँ से भी आएगा और यहाँ से भी आएगा, टोटल X+ Y यहाँ भी हो जाएगा, X+ Y यहाँ भी हो जाएगा। इसका क्वेश्चन, इसका K अलग मेंटेन होगा, इसका K अलग मेंटेन होगा। इसके क्वेश्चन हमने किए थे, और इसका एक क्वेश्चन आपको एक दिया भी था करने के लिए, राइट। यहाँ दो केस बनाए थे हमने, एक में दोनों के K कंपेरेबल है तो, एक में दोनों के K में बहुत डिफरेंस है तो। ये कल की क्लास का हमारा पूरा वर्किंग था। आज हम इसके आगे बढ़ेंगे, राइट। आज इसके आगे बढ़ेंगे तो दो वीक एसिड का केस हमने कर लिया। दो वीक एसिड आ गए बच्चों। जैसे हमने वीक एसिड बताया है ऐसे ही वीक बेस भी करना है आपको, बिल्कुल ऐसे ही वीक बेस करना है। हो सकता है एसिड में H साइन बन रहा दोनों जगह, बेस में OH आयन बन रहा हो, करना वैसे ही सब कुछ, ठीक है। हाँ, तो ये K1 K2। अब हम एक केस ऐसा करने जा रहे हैं जिसमें हम दो एसिड नहीं मिलाएंगे, हम एक ही एसिड मिलाएंगे, वही कई बार टूटेगा। एक स्टेप में H+ आयन, दो स्टेप में H+ आयन, तीन स्टेप में H+ आयन, है ना। तो सारे स्टेप का H+ आयन हमको लेना पड़ेगा। तो अभी तक दो एसिड मिलाए थे, दोनों से H+ आयन आता था। अभी एक ही एसिड मिलाएंगे लेकिन कई स्टेप में H+ आयन देगा, तो उसको बोलेंगे पॉलीप्रोटिक एसिड। पॉलीप्रोटिक एसिड बहुत सारे स्टेप में प्रोटॉन निकलेगा, या पॉलीहाइड्रोक्सी बेस, कई सारे स्टेप में OH आयन निकलेगा। तो अगला केस है, ठीक है, H+ आयन आएगा लेकिन एक ही एसिड कई स्टेप में, पहले स्टेप में एक H+ आयन, दूसरे में दो H+ आयन ऐसे देगा। चलो लिखिए, हेडिंग डालिए, लिखिए पॉलीप्रोटिक, शानदार हेडिंग डालिए बच्चों, पॉलीप्रोटिक एसिड, पॉलीप्रोटिक एसिड और पॉलीहाइड्रोक्सी बेस, पॉलीप्रोटिक एसिड और पॉलीहाइड्रोक्सी बेस, ठीक है। आइए डिस्कस करते हैं उस पर। पॉलीप्रोटिक एसिड और पॉलीहाइड्रोक्सी बेस, देखिएगा ये क्या होता है। इसका पहले कंसेप्ट फिर क्वेश्चन। कंसेप्ट ये है, मैं फिलहाल एसिड की बात करता हूं, पॉलीहाइड्रोटिक एसिड। जैसे बहुत सारे एग्जांपल ले लो, H+ के एग्जांपल ले लो, दो स्टेप में समझना आसान रहता है। H+ और HS- में टूटा बच्चों, C में से X गया, ये X और X बना, इसका स्टेम एकदम कांस्टेंट K1 होगा, ओके। लेकिन ये जो X- बना है यहाँ पे, ये HS-, ये HS- फर्दर टूटेगा, देख लीजिए, H-, H+ और H-, में जो बना है वही आयनाइज होगा। बना कितना है? बना है X, ठीक है। X में से कितना जाएगा? Y जाएगा, Y और Y बनेगा। देख लीजिए, X में से Y आएगा, Y और Y बनेगा, राइट।
एक मिनट बच्चों। हाँ बच्चों, हाँ बच्चों, तो मैंने आपको बताया क्या, ये पॉलीप्रोटिक है। पहले स्टेप में जो HS माइनस बनेगा, इसमें देखिए इसमें 2 H प्लस आयन है। पहले स्टेप में एक H प्लस आयन निकला, एक जुड़ा हुआ है, और दूसरे स्टेप में क्या होगा, इसमें से दूसरा H प्लस आयन निकलेगा अलग से। तो पहले स्टेप में इस C में से X गया, X और X बना, और जो X अमाउंट बना, इसी X को उठा के यहाँ लिख दिया। इसी X में से एक Y अमाउंट गया, फिर फर्दर टूटा दूसरे स्टेप में, X Y और Y बन रहा है, राइट। तो अब दूसरे स्टेप का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K2 होगा। बच्चों K1 क्या होगा, K1 होगा ये H प्लस आयन, HS माइनस अपॉन ये H2S, राइट वाला अपॉन लेफ्ट वाला। K2 भी यही होगा, राइट वाला अपॉन लेफ्ट वाला। देखो ऐसे, H प्लस आयन, S माइनस माइनस आयन और अपॉन HS माइनस। देख लीजिए बच्चों, ये 2 स्टेप हो गए। ध्यान रखना H प्लस कितना होगा, तो बोलेंगे H प्लस आयन दोनों स्टेप से आ रहा है। H प्लस आयन इस स्टेप से भी आ रहा है, H प्लस आयन इस स्टेप से भी आ रहा है। H प्लस आयन दो स्टेप से आ रहा है बच्चों। क्योंकि H प्लस आयन दो स्टेप से आ रहा है, इसलिए टोटल H प्लस आयन जो होगा कितना होगा, ये y x प्लस वाई दोनों के, यहाँ के लिए भी x प्लस वाई रखा जाएगा और यहाँ के लिए भी x प्लस वाई रखा जाएगा, H प्लस आयन। अच्छा H क्योंकि है क्या, ये सब एक ही सोल्यूशन का ये सारा काम हो रहा है, एक ही सोल्यूशन का भी काम हो रहा है। ऐसे केस में एक सोल्यूशन H प्लस आयन की 2 कॉन्सेंट्रेशन नहीं रख सकते। उसी प्रकार से HS माइनस, ये x बना, x में से y चला गया, तो x माइनस वाई यहाँ के लिए भी और x माइनस वाई, ध्यान दीजिए x माइनस वाई यहाँ के लिए भी, क्योंकि कॉमन कॉन्सेंट्रेशन जो होगी कॉमन होगी एक सोल्यूशन में HS माइनस की। HS माइनस इतना ही रहेगा, कितना, ये इतना इधर है उतना ही इधर रहेगा। देख लो बच्चों, यहाँ पे भी H प्लस आयन आया है, लेकिन पहले स्टेप से और दूसरे स्टेप से 2 तरीके से आया है ना। और ऐसे केस में पॉलीप्रोटिक एसिड पॉलीहाइड्रोक्सी बेस के केस में बच्चों, ये K1 ज्यादा होता है, K2 कम होता है। यहाँ पे एक बहुत सिंपल सी बात है, ये फॉलो होता है क्या, K1 हमेशा ज्यादा होता है, K2 कम होता है, K3 और कम होता है। मतलब हर सक्सेसिव स्टेप में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कम होता है। बेस के लिए अगर बात करें, पॉलीहाइड्रोक्सी बेस, उसमें Kb1 पहले स्टेप का Kb ज्यादा होगा, दूसरे स्टेप का Kb कम होगा, तीसरे स्टेप का Kb और कम होगा। हर सक्सेसिव स्टेज का Kb घटता चला जाएगा, हर सक्सेसिव स्टेज का जो Kb है वो घटेगा। तो अब कहेंगे जैसे इसमें क्या करेंगे, अरे इसकी स्ट्रेटेजी यही है, सी में से X गया, ये जो बना ये फर्दर एक H प्लस आयन रिलीज कर सकता है, इसने किया ऐसे। तो देखो जरा इसको कैसे रखेंगे, तो देखो इसमें ऐसे रखेंगे, X प्लस वाई, X माइनस वाई और अपॉन C माइनस X। इधर आइए, यहाँ वैल्यू रखिए x प्लस वाई, ये वाली वैल्यू, फिर ये रखिए इंटू वाई, फिर इधर देखिए x माइनस वाई। बच्चों इक्वेशन 1 ये रही, इक्वेशन 2 ये रही। ऐसे सॉल्व करना बहुत मुश्किल है। हाँ, क्योंकि हम ऐसा बोलेंगे, क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे देखिए, क्योंकि K1 और K2 में K1 ज्यादा है, K2 कम होता है, तो यही चीज हम यूज करेंगे कि K1 ज्यादा है एज कंपेयर टू K2, तो x की वैल्यू ज्यादा होगी एज कंपेयर टू y। K1 वाले में जो अमाउंट टूट रहा है x,
ये ज्यादा होगा y के रिस्पेक्ट में, यानी ध्यान दीजिएगा बच्चों, y इतना छोटा होगा x के सामने कि y को आप x के सामने निग्लेक्ट कर सकते हैं। यानी ध्यान रखना, y बहुत छोटा है तो जहां पे x प्लस वाई होगा वहां y को निग्लेक्ट कर दीजिए, जहां x माइनस वाई होगा वहां भी y को निग्लेक्ट कर दीजिएगा। तो देखो यहाँ पे x प्लस वाई है, y निग्लेक्ट, यहाँ पे x माइनस वाई है, y निग्लेक्ट, सेम इज हियर, यहाँ इसको निग्लेक्ट करो, यहाँ इसको निग्लेक्ट करो, है। और दूसरा ये है कि इसमें c के सामने x निग्लेक्ट होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल मैक्सिमम केस में होता है, बट निग्लेक्शन चेक कर लेंगे, ये भी निग्लेक्शन हो सकता है मे बी। तो ऐसे करके हम इक्वेशन बनाएंगे, क्वेश्चन बड़ा आसान हो जाएगा, जो था बड़ा आसान हो जाए, कैलकुलेशन बड़े आसानी से हो जाएंगे। ये तरीका रहेगा, एक क्वेश्चन करते हैं इस तरीके पे कैसे करना है, ठीक है। इस तरीके पे क्वेश्चन कर लेते बच्चों, ठीक है। तो बच्चों इसको नोट कर लो, फिर एक क्वेश्चन लिखते हैं, जो क्वेश्चन इस पे सॉल्व करेंगे, यही तरीका अपनाएंगे। हम 2 क्वेश्चन करेंगे, एक 2 स्टेप में टूटेगा, एक 3 स्टेप में टूटने वाला। चलिए फटाफट लिखें। आई थिंक आपने नोट तो कर ही लिया होगा सब कुछ जो नोट करना है। इसी बेस्ड क्वेश्चन दे रहे हैं, आप देखना क्वेश्चन में K1 ज्यादा होगा, K2 बहुत कम होगा। इसी यही हमारे क्वेश्चन का की पॉइंट होता है कि K1 ज्यादा है, K2 कम है, तो x ज्यादा y कम है, तो x में y को जोड़ते हुए x में y को घटाते हुए निग्लेक्ट कर दो, क्वेश्चन यहीं से आसान होगा। यही क्वेश्चन का थीम जाएगा। और मैंने बोला था 90% क्वेश्चन निग्लेक्शन से होते हैं। तो हटा देते हैं इसको, आपको स्क्रीनशॉट लेना हो ले लीजिए। अगर कभी नहीं लिख पाए तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं एट द सीट। चलिए बच्चों छोटा सा क्वेश्चन लिखिए, पॉलीप्रोटिक एसिड एंड पॉलीहाइड्रोक्सी बेस से जुड़ा हुआ छोटा क्वेश्चन है इसी का। 0.2 मोलर, या ऐसा लिखा है, फाइंड आउट concentration of all ions in 0.2 molar H2S। बच्चों उसका K1 दिया है 10⁻⁷ और K2 दिया है 10⁻14। K1 10⁻⁷, K2 10⁻14 बस। और मुझे लग रहा है K1 के सामने K2 बहुत छोटा है। आप फटाफट करो, क्वेश्चन एक लाइन में हो जाएगा। समझ गए कंसेप्ट? तो देखिए मैं भी कर रहा हूं, आप भी करिए फटाफट। पॉइंट 2 में से x जाएगा, ये x और x बनेगा, HS माइनस फर्दर जाएगा, ये H प्लस और S माइनस माइनस में जाएगा, जो x बना है ये x, इसी x में से y जाएगा, ये y और y बनेगा। बट H प्लस आयन ये x माइनस वाई यहाँ है, तो x माइनस वाई यहाँ भी होगा, है ना। H प्लस आयन यहाँ x है, यहाँ y, टोटल x प्लस वाई यहाँ भी रखा जाएगा, टोटल x प्लस वाई यहाँ भी रखा जाएगा। इसका K1 जो है वो हो जाएगा x प्लस वाई, x माइनस वाई, सॉरी x प्लस वाई इंटू x माइनस वाई अपॉन 0.2 माइनस x, है ना। ऐसे ही K2 देखो, K2 क्या होगा, K2 हो जाएगा x प्लस वाई इंटू वाई और अपॉन x माइनस वाई। K2 बच्चों 10⁻⁻14 है, और इसलिए हम कहेंगे क्योंकि हम सीधे बोलेंगे, देखिए x के सामने y बहुत छोटा है, तो x में y घटाते हुए निग्लेक्ट कर दो, x में y जोड़ते हुए निग्लेक्ट कर दो। देखो ऐसा करोगे तो ऊपर नीचे से ये भी कैंसिल भी हो जाएगा, अल्टीमेटली y इक्वल टू सीधे आ गया K2, y इक्वल टू आ गया K2 यानी 10⁻⁻14। देख लीजिए y की वैल्यू आ गई सीधे सीधे, निग्लेक्शन किया, है ना। अच्छा इधर आइए, ये क्वेश्चन 2 K2 से सॉल्व होके y आ गया। K1 देखिए, K1 में भी वही कहानी है, x के सामने y को निग्लेक्ट कर दो, x के सामने y को निग्लेक्ट कर दो, तो इक्वेशन हो गया 10⁻⁷ इक्वल्स टू x स्क्वायर अपॉन 0.2 माइनस x। लेकिन ये
k जो है इसका 10 की पावर -7 के ऑर्डर का है बच्चों, यहाँ 10 की पावर -7 के ऑर्डर का है ये, तो कहोगे यहाँ भी प्रोडक्ट बहुत कम बनेगा, तो 0.2 के सामने x नेग्लिजिबल हो सकता है, बाद में क्रॉस चेक कर लेंगे। तो x स्क्वायर इक्वल टू आ गया 2 × 10⁻8, तो x इक्वल टू आ जाएगा 1.414 × 10⁻, कितना 4। देखो बच्चों, ये x की वैल्यू आ गई 10 की पावर -4 के ऑर्डर की, ये y की वैल्यू आ गई 10 की पावर -14 के ऑर्डर की, इसके सामने ये वैल्यू नेग्लिजिबल है, दिख रही है। तो एक पहले देख लीजिए x y ऐसे सॉल्व करना है, ठीक है। अच्छा जी, तो आगे आओ, इसका जो क्वेश्चन पूछा सारे आयनों की कॉन्सेंट्रेशन बता, तो हमारा आंसर देखिए कैसा चलेगा। हमारा आंसर चलेगा, सबसे पहले हम बताएंगे H2S का कॉन्सेंट्रेशन। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2S देखिए बच्चों, ये H2S का कॉन्सेंट्रेशन कितना आ रहा है 0.2 - x, 0.2 - x, x कितना आ गया, x आ गया इतना ये, तो 0.2 माइनस 1.414 10⁻⁴। देखिए इसके सामने वैल्यू नेग्लिजिबल है, इसको निग्लेक्ट कर दो तो ये वैल्यू अप्रॉक्स जो होगी 0.2 ही रहेगी। फिर देखिए H+ आयन, ध्यान दीजिए बच्चों, H+ आयन पूछे तो H+ आयन x + y के बराबर है। देख लीजिए x + y, ये H+ आयन इतना ही है, x की वैल्यू ये रखिए, y की वैल्यू ये रखिए, तो x रख देंगे हम लोग 1.414 10⁻⁴ और y रख देंगे 10 की पावर -14। बच्चों ये 10 की पावर -14 इतनी छोटी वैल्यू है कि आपको इसमें जोड़ते हुए शर्म आएगी, निग्लेक्ट कर दो इसको। तो ऐसे केस में कितना बचेगा, ये अप्रॉक्स जो बचेगा वही x के बराबर होगा 1.414 10⁻⁴। इसी प्रकार से आप ये निकाल लो क्या Hs-, इसी प्रकार से सल्फाइड आयन निकाल लो। तो सल्फाइड आयन तो दिख रहा है, सल्फाइड आयन तो y के बराबर है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ S- आयन y के बराबर है, जो कि 10 की पावर -14 है। एक बचा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Hs-, ये कितना है Hs- मतलब बच्चों ये, तो ये x - y हो गया, सॉल्व कर लो। तो ये y को निगलेक्ट करो, ये भी लगभग x के बराबर है, x की वैल्यू आ चुकी। तो क्वेश्चन में जिस आयन की कॉन्सेंट्रेशन पूछी जाए हम बता सकते हैं, है ना। ये पॉलीप्रोटिक एसिड है, मुझे लगता है आप समझ गए होंगे कैसे करना है। चलिए एक क्वेश्चन इसके आपके लिए लिख देते हैं, फटाफट आप लोग ट्राई कर लीजिए, डेटा आसान रहेगा क्वेश्चन, ताकि आप निगलेक्शन बड़ी आसानी से रहेगा। लेकिन यहाँ क्या था, 2 स्टेप में टूटा, पहले स्टेप में x, दूसरे में y, तीसरे में, है ना, इतना ही। अगला क्या होगा, 3 स्टेप में टूटेगा, पहले में x जाएगा, दूसरे में y जाएगा, तीसरे में z जाएगा, x + y + z H+ आयन, ऐसा कुछ होगा। लिखिए क्वेश्चन, ये फाइंड concentration of all ions in 0.4 molar H3PO4, H3PO4 करके लिखा हुआ। H3PO4 के सारे K हम लिख देते बच्चों, इसके K1, K2 और K3, 3 K होंगे इसके। K1 10 की पावर -5, K2 10 की पावर -9, K3 10 की पावर -15। देख लो, और आपको लग रहा होगा इसके सामने ये बहुत छोटा है, इसके सामने ये बहुत छोटा है। चलिए सॉल्व करिए फटाफट, 3 स्टेप में बनाइए बच्चों इसको। 1 मिनट है आपके पास।
हाँ जी सूरज हो गया, सूरज कुमार सर नहीं हुआ। करिए। मैं चाह रहा हूँ इसका आंसर आप ही लोग दें फटाफट, पूरा ऐसे ही करना है, बस 3 स्टेप में करना है, 2 स्टेप के 3 स्टेप हो जाएंगे, 3 इक्वेशन बनेंगे। यहाँ पे एक्स और वाई आए, वहां पे एक्स वाई जेड तीनों की वैल्यूज आएंगी। सर x प्लस वाई प्लस जेड आएगा तो सर इसमें y प्लस जेड दोनों निगलेक्ट कर देंगे। हाँ दोनों निगलेक्ट, बेटे निगलेक्ट करना हो जाएगा, के की वैल्यू देख के मुझे लग रहा है निगलेक्शन होगा, ठीक है। तो x प्लस वाई प्लस जेड होना चाहिए, लेकिन x वाई निगलेक्ट कर दो तो सीधे x किसकी सॉरी y और z निगलेक्ट करो, सीधे h प्लस एन x के बराबर बचेगा, ठीक है। और बाद में क्रॉस चेक कर लेना, कोई प्रॉब्लम हो तो क्रॉस चेक करने का तरीका कल बताया ना, बस ठीक। लेकिन जनरली वैलिड होता है। चलिए 3 स्टेप में टूटेगा ये, ठीक है ना। C में से x जाएगा, ये x और x बनेगा, जो ये x बनेगा, ये x में से y जाएगा, ये y और y बनेगा, जो ये y बनेगा, ये y में से z जाएगा, z और z बनेगा। लेकिन अब देखते हैं सर ये y माइनस जेड यहाँ है तो y माइनस जेड यहाँ भी होगा, ये देखो y माइनस जेड यहाँ भी होगा, ये वाला। सिमिलरली ये x माइनस वाई यहाँ है तो x माइनस वाई यहाँ भी होगा, ये वाला। टोटल h प्लस साइन कितना हो गया, टोटल h प्लस x प्लस वाई प्लस जेड, तीनों को जोड़ दो, हो गया टोटल h प्लस साइन। x प्लस वाई प्लस जेड यहाँ भी रखना होगा, x प्लस वाई प्लस जेड यहाँ भी रखना होगा, और x प्लस वाई प्लस जेड यहाँ भी रखना होगा, ये देखिए। बस बच्चों K1 K2 K3 बनाओ। मुझे लग रहा है कि x के सामने y नेग्लिजिबल होगा, इक्वेशन में कर देना, y के सामने दोनों नेग्लिजिबल, सॉल्व करते समय y के सामने z नेग्लिजिबल होगा, y के साथ ये इक्वेशन रखने से निगलेक्शन करोगे तो आसान होगा। देखिए K1 मैं K1 लिखता हूँ, K1 हो गया x प्लस वाई प्लस जेड, x माइनस वाई डिवाइडेड बाई कितना c माइनस एक्स। c कितना है, c है 0.4, 0.4 माइनस एक्स बोल दो। इसके सामने ये निगलेक्ट कर दो, y इसके सामने इन दोनों को निगलेक्ट कर दो, इसके सामने ये कर दो, इक्वेशन आसान हो गई। 10 की 10 पावर माइनस 5 इक्वल टू आ जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 0.4, यहाँ सीधे x निकल आएगा, तो x इक्वल टू 4 इंटू 10 माइनस 6 आ जाएगा एक्स स्क्वायर, या ये x इक्वल टू 2 इंटू 10 पावर माइनस 3 आ जाएगा, ये देखिए x सीधे सीधे निकल आया। इसी प्रकार अब y निकालो, इसी प्रकार z निकालो। समझ गए बच्चों, x इतना आ रहा है ना सबका? यस सर। हाँ, मतलब आपको समझना है कि ये क्वेश्चन हमको 3 स्टेप में करना है, बस वैसे ही करना है, लेकिन 3 स्टेप में करना है, ठीक है। तो मुझे लगता है दूसरा K2 और K3 तो सॉल्व हो रहे होंगे, x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स वाई जेड तीनों की वैल्यू अलग अलग निकाल लो, और फिर जो पूछा है, जो एक आयन पूछा उसके आंसर दे दो सीधे सीधे। जैसे मैंने x निकाला है, अब h प्लस साइन पूछे तो h प्लस साइन x प्लस वाई प्लस जेड, लेकिन वाई और जेड इतने छोटे हैं कि आपको जोड़ते हुए शर्म आएगी, तो निगलेक्ट कर दो, सीधे x के बराबर बोलो, ठीक है। आई थिंक हो जाएगा कहानी है, गुड। तो बच्चों ये था पॉलीप्रोटिक एसिड। तो हमने अभी देखा था एक अकेला वीक एसिड है तो क्या करेंगे, एक वीक एसिड में एक स्ट्रॉन्ग एसिड मिला दिए तो कॉमन एन इफेक्ट है ना, दूसरा केस था। तीसरा केस 2 वीक एसिड मिला दिए, वो तीसरा केस। और ये चौथा केस देखा पॉलीप्रोटिक एसिड, एक ही एसिड कई स्टेप में निकल रहा है, एक ही एसिड कई स्टेप में जा रहा है, स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 ऐसे, है ना। तो ये सारे क्वेश्चन 3 कैटेगरी हम क्वेश्चन की समझ गए। 3 क्वेश्चन कैसे करेंगे हम आपको समझा चुके हैं। आइए एक छोटी सी बात और करते हैं। देखिए बच्चों, जैसा हमने काम अभी एसिड के लिए किया है, यही काम हम बेस के लिए करेंगे। 2 क्वेश्चन हम आपको बेस के लिए देंगे, छोटे छोटे। बस जैसे यहाँ पे H प्लस आयन निकाले तो वहां पे OH आयन निकाल रहे हैं। अच्छा एक चीज और देखिएगा, ये चीज देखिए बच्चों, इसको नोट में कहीं मेंशन भी कर लें कि एक्वस अमोनिया, इसका मतलब होता है क्या, इसका मतलब होता है NH4OH।
क्यों? मतलब एक्वस अमोनिया को आप अमोनियम हाइड्रोक्साइड ही समझेंगे। रीजन क्या है? रीजन ये है कि इसका मतलब हुआ कि अमोनिया पानी और प्लस अमोनिया, ये जैसे अमोनिया और पानी मिलेंगे NH4OH बना देंगे। इसलिए भले ही क्वेश्चन में अमोनिया लिखा हो, आपको समझना है NH4OH ही, अमोनिया को NH4OH ही समझना है, राइट? अमोनिया में पानी जोड़ दिया, ये तो पहली बात हो गई। दूसरी बात देखिए, अगर ऐसे लिख दे हाइड्रोजीन NH2 NH2, तो बच्चों ये जैसे अमोनिया में एक नाइट्रोजन था, यहाँ दो नाइट्रोजन है, ठीक है ना? अमोनिया में एक नाइट्रोजन था, यहाँ पे दो नाइट्रोजन है, ठीक है? चलिए मैं समझाता हूँ एक बार। इक्वेशन क्या, इसका अमोनिया का इक्वेशन कैसे लिखेंगे? देखिए अमोनिया का इक्वेशन ऐसे लिखेंगे, ऐसे अमोनिया प्लस H2O, इसका H प्लस इसके संग जुड़ जाएगा तो बन जाएगा NH4 प्लस और OH माइनस, इसका Kb होगा, Kb। बच्चों ये एक्सेस में होता पानी, इसलिए इसको हम नहीं लिखेंगे, इग्नोर कर देंगे, सीधे आ जाएगा इसका Kb आ जाएगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NH4 प्लस आयन OH माइनस आयन अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अमोनिया, अमोनिया बोले तो NH4OH, ये ऐसे। तो आपने क्या देखा, अमोनिया आयनाइज हुआ कैसे? अमोनिया आयनाइज हुआ कैसे? इसने पानी में जाके पानी से H प्लस आयन अपने संग जोड़ लिया। ये था मोनोबेसिक एसिड, एक ही OH आयन दे रहा है। इसी प्रकार से हम जो अगला एग्जांपल देखेंगे उसमें इक्वेशन लिखना ही इंपॉर्टेंट है। अगर हाइड्रोजीन लिख दिया NH2 हाइड्रोजीन, तो बच्चों इसको कैसे लिखेंगे? जैसे यहाँ एक नाइट्रोजन कर रहा है, यहाँ पे बारी बारी से दो नाइट्रोजन करेंगे, यानी कि आप पहले एक पानी लोगे, ये पानी अपना H प्लस आयन इसको दे देगा, ये बन जाएगा ऐसा कुछ NH2, और यहाँ पे NH2 तो था ही, एक H और आ जाएगा, NH3 बन जाएगा, NH3 प्लस और प्लस OH माइनस, राइट? इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kb1। अभी जो बना है इसमें इसने तो नाइट्रोजन ले लिया, तो हाइड्रोजन एक्सेप्ट किया, ये भी हाइड्रोजन एक्सेप्ट कर सकता है जस्ट लाइक अमोनिया। तो इसको फिर इधर लिखो, ये मान लो C में से X था, ये एक्सेस में, ये X और X। अब देखो बच्चों ये जो बना है इसको फिर से लिखो, NH2 NH3 प्लस, फिर से पानी से रिएक्ट करेगा, इस बार पानी का H प्लस आयन इसके संग जोड़ेगा यहाँ पे, तो बन जाएगा इधर भी NH3 प्लस हो जाएगा, NH3 प्लस और OH माइनस, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kb1 होगा, सॉरी Kb2 होगा। और ये जो X अमाउंट बना था, X जो X यहाँ से बना, उसी X में से Y जा रहा है, तो Y एक्सेस में है, Y और Y बन रहा है। और देखना बच्चों ये X में से Y गया, तो X माइनस Y यहाँ है, तो X माइनस Y यहाँ भी लिखा जाएगा। ये OH आयन यहाँ पे क्या हो गया, टोटल OH आयन, यहाँ से X यहाँ से Y, टोटल X प्लस Y यहाँ के लिए भी होगा और X प्लस Y यहाँ के लिए भी होगा, Kb1 में रखा जाएगा। बच्चों इस तरीके से अमोनिया की इक्वेशन बोले तो ऐसे लिखना है, और NH2 की इक्वेशन बोले तो ऐसे लिखना, मतलब ये मोनोबेसिक एसिड है, ये मोनोहाइड्रोक्सी बेस है, ये डाइहाइड्रोक्सी बेस है। सेकंड वाला पॉलीप्रोटिक एसिड वाला होगा, तो मैं एक क्वेश्चन लिखूंगा जो आपको करना होगा, इक्वेशन ऐसे ही बना के, ऐसे इक्वेशन बना के, ठीक है? तो आई थिंक बच्चों आप लोग चीजों को समझ गए होंगे जो बोलना चाह रहा हूं, कि पॉलीप्रोटिक एसिड जैसे होता है वैसे ही पॉलीहाइड्रोक्सी बेस होता है। ये तो मोनोहाइड्रोक्सी बेस है, लेकिन ये डाइहाइड्रोक्सी बेस, दो OH है। पहले स्टेप में एक OH, पहले स्टेप में पानी से रिएक्ट करके एक OH बना, दूसरे स्टेप में एक और OH बना, ठीक है? इक्वेशन वैसे लिखी जाएगी x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई, Kb1 क्या होगा, दिस इंटू दिस अपॉन दिस, पानी एक्सेस में है उसको 1 रख देंगे। सिमिलरली यहाँ पे इसका भी आ जाएगा, ठीक है? तो क्वेश्चन वैसे ही करना है, खाली इक्वेशन बनाना मैंने बता दिया है, बाकी वही करना है जो था, राइट? तो पॉलीहाइड्रोक्सी बेस भी बच्चों इसके साथ कंप्लीट होता है। क्या यहां तक किसी को कोई डाउट पूछना है? बेसिक इंट्रोडक्शन पार्ट खत्म हो गया। इंट्रोडक्शन पार्ट जो था ना, एक अकेला एसिड, फिर एसिड में वीक एसिड में स्ट्रॉन्ग एसिड मिला दो, दो वीक एसिड ले आए, फिर पॉलीप्रोटिक एसिड, ये सब इंट्रोडक्शन वाला पार्ट था, ठीक है? इसमें ओस्मोलाइजेशन लॉ आ गया, आर्मीनियस थ्योरी आ गई। किसी को उसमें जुड़ा हुआ कोई डाउट किसी को है क्या? कुछ पूछना है किसी को, कोई पॉइंट रखना हो? एक क्वेश्चन और लिख दें, इक्वेशन कर लो। सर, इसका इक्वेशन बनाने के बाद फिर से बता दीजिएगा इसका। यस सर। हाँ बेटा, इसका ये इक्वेशन लिखना, जैसे देखो यहाँ पे जैसे हमने इसको लिखा ना, अमोनिया प्लस वाटर,
अब ये हुआ क्या, ये बेस है तो ये अपना H+ इसको देगा, इसमें 2 H हैं, 2 में से एक H यहाँ चला जाएगा तो यहाँ 4 H हो जाएंगे, 3 + 1 4 तो NH4 है ना, और एक H चला गया तो यहाँ OH बचा, दिखा ये सीधे Kb, Kb क्या होगा, Kb होगा दिस इंटू दिस अपॉन दिस, हो गया, और पानी एक्सेस में इसलिए 1 रख दिया उसकी जगह। वही काम यहाँ पे एक नाइट्रोजन में एक प्रोटॉन आया एक ही बार में, यहाँ पे 2 नाइट्रोजन है, यहाँ बारी बारी से प्रोटॉन है, एक बार इसमें प्रोटॉन जुड़ेगा स्टेप 1, एक इसमें जुड़ने का जो बचेगा दोबारा में इस पे प्रोटॉन जुड़ेगा, देखिए स्टेप 2, ठीक है बेटा। तो पॉलीहाइड्रोक्सी एसिड और ये सॉरी पॉलीहाइड्रोक्सी बेस भी हो गया। एक छोटा सा क्वेश्चन करिए, देखिए क्वेश्चन ये है, फाइंड आउट concentration of OH ion and NH3 plus ion in 0.5 molar NH2 NH2। Kb1 दिया है 10⁻⁵ और Kb2 दिया है 10⁻⁸। बच्चों इक्वेशन मैंने लिख रखी है, खाली आपको x y निकालना होगा, इक्वेशन मैंने लिख रखी है, Kb के फॉर्मूला बनाओ सॉल्व कर लो, ठीक है फटाफट। ये क्वेश्चन सिर्फ करा देगी, आप देख लें, जैसे एसिड डील किया वैसे ही बेस डील करना है। और अमोनिया वो बेस है जिसमें OH आयन होता नहीं है, पानी से रिएक्ट करके OH आयन बनाता है, वैसे ही हाइड्रोजन वो बेस है जिसमें खुद का OH आयन नहीं होता है, हाँ पानी से रिएक्ट करके OH आयन बनाता है। कैसे बनाता है, तरीका मैंने बताया। हो गया बच्चों, मतलब मुझे लगता है मैं इसी में डेटा रख दूं तो अच्छा रहेगा। देखिए ऐसे C कितना दिया है, C की जगह दिया है 0.5, बस ये इक्वेशन बन गई। Kb1 मैं ऐसे लिखूंगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ Kb1 जो भी है ना, मैं कैलकुलेशन यहाँ कर देता हूँ यहाँ पे इसके वजह से। Kb1 इक्वल टू हो जाएगा यहाँ से, देखिए x + y x - y x + y और अपॉन 0.5 - x, ये 10⁻⁵ दिया बच्चों। देखो दर x के सामने y नेग्लिजिबल होगा क्योंकि पॉलीप्रोटिक एसिड है, तो और इसके सामने 0.5 के सामने x नेग्लिजिबल होगा, तो यहाँ से 10⁻⁵ इक्वल टू आ जाएगा x² अपॉन 0.5। बच्चों x² जो x है, x² आ जाएगा 5 × 10⁻⁶, मुझे लगता है x आप फाइंड कर लेंगे, √5 × 10⁻3, ठीक है। आइए सिमिलरली Kb पे आ जाओ, Kb2 क्या होगा, देखो अच्छे से समझो आप लोग, दिस इंटू दिस अपॉन दिस, तो y इंटू x + y और अपॉन x - y। अभी क्या है, वही चीज है, इसको निगलेक्ट करो इसके सामने, इसको इसके सामने निगलेक्ट करो, तो Kb2 क्या बचेगा, y इंटू x अपॉन x से x कैंसिल हो जाएगा, तो y इक्वल टू आ जाएगा Kb2 10⁻⁸ है बच्चों। अब आ गया हमारे पास x आ चुका है और y आ चुका है, हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है कि इस आयन की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है इसकी, तो देखिए इसकी कॉन्सेंट्रेशन तो y के बराबर है, इस आयन की कॉन्सेंट्रेशन y के बराबर, तो ये तो हमारा ये जो है ना, ये आंसर हो गया कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NH3 प्लस NH3 प्लस, हो गया ना।
दूसरा क्या पूछा है, OH आयन। बच्चों OH आयन किसके बराबर है, OH आयन X प्लस वाई के बराबर। देखो ना OH आयन X प्लस वाई है टोटली, तो X और Y को जोड़ दो, लेकिन Y इतना छोटा है इसके सामने निकले, तो खाली OH आयन इसी के बराबर रह जाएगा। देख लो OH आयन समझ में आ रहा है किसके बराबर होगा, OH आयन X प्लस वाई, बट Y निकले तो इक्वल टू X हो जाएगा। हो गए दोनों आंसर हमारे, ठीक है ना। हाँ बेटा कहीं से आवाज आ रही है, माइक्रोफोन ऑफ कर लीजिए आप। तो देखिए जरा, ये क्वेश्चन हो गया, सारा बेसिक इंट्रोडक्शन हो गया। अब हम थोड़ा एक स्टेप आगे चलते हैं, ठीक है बच्चों। एक स्टेप आगे चलते हैं, मतलब अब हम लोग H प्लस साइन निकालना सीख गए। कैसे, एसिड था H प्लस साइन निकाल लेंगे, है ना। तो अब हम लोग चलेंगे पीएच के पास, कि H प्लस साइन जहां पता है वहां पीएच तुरंत निकल आएगा। हमने H प्लस साइन निकालना सीखा, हमने OH आयन निकालना सीखा। अरे H प्लस आयन या OH आयन कुछ भी पता है, आप तुरंत पीएच निकाल लोगे। तो अगला टॉपिक हमारा है पीएच। इंट्रोडक्शन के बाद अगला टॉपिक क्या है, पीएच। तो लिखिए पीएच। जैसा कि आप जानते हैं बच्चों, पीएच इक्वल टू क्या होता है, पीएच इक्वल टू होता है माइनस लॉग ऑफ H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन। बेसिक फॉर्मूला तो यही है ना। इसको सही से लिखें, लॉग के रूल से लिखें, तो यहां से आ जाएगा लॉग ऑफ H प्लस आयन इक्वल टू माइनस पीएच, और यहाँ बेस 10 है, अंडरस्टूड। तो H प्लस आयन इक्वल टू आ जाएगा एज पर द रूल ऑफ लॉग 10 की पावर माइनस पीएच। ये तो यहाँ से भी आप आ सकते हैं, H प्लस आयन अगर लिखा है 10 की पावर तो भी पीएच आ जाएगा। बेसिक फॉर्मूला ये, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना ये भी बेसिक फॉर्मूला नहीं है, इसके बारे में बात करेंगे। बेसिक फॉर्मूला कुछ और ही है, राइट। तो पीएच निकलना बड़ा आसान है, H प्लस आयन पता है, पीएच आ जाएगा, सिर्फ लॉग लेना है ना। ओके तो बच्चों, जो स्ट्रॉन्ग एसिड पीएच की जब बात हो रही है, तो नोट नंबर 1 लिखिए, पीएच ऑफ, ये ऐसे लिखो अच्छा रहेगा, पीएच ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। देखो बच्चों, सिंपल सी एक लाइन की बात है यहाँ पे। अगर स्ट्रॉन्ग एसिड होता है या स्ट्रॉन्ग बेस होता है, फॉर स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड जैसे HCl, HNO3, H2SO4, ये सब स्ट्रॉन्ग एसिड है, एक्सेट्रा। HClO4 भी हो सकता है। और फॉर स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग बेस NaOH और KOH तो है ही, बाकी जो भी NaOH और KOH तो है ही, बाकी जब तक के भी ना दिया उस बेस को स्ट्रॉन्ग माने। खैर, अब इसमें क्या है, इसमें बच्चों H प्लस साइन पीएच तो ऐसे ही आएगा, लेकिन यहाँ H प्लस साइन बराबर होती है, H प्लस साइन इक्वल टू होता है नॉर्मेलिटी, नॉर्मेलिटी ऑफ बेस, नॉर्मेलिटी ऑफ एसिड। H प्लस साइन आ गया, सीधे पीएच निकाल लो, पीएच इक्वल टू हो जाएगा माइनस लॉग ऑफ H प्लस साइन। हो गया, डन। स्ट्रॉन्ग एसिड में कोई प्रॉब्लम ही नहीं। स्ट्रॉन्ग बेस देखो जरा, स्ट्रॉन्ग बेस के लिए क्या होगा, स्ट्रॉन्ग बेस में पहले OH आयन निकालना होगा, और जैसे यहाँ पे ये नॉर्मेलिटी एसिड की नॉर्मेलिटी H प्लस आयन के बराबर है, यहाँ बेस की नॉर्मेलिटी OH आयन के बराबर होगी, राइट। बेस की नॉर्मेलिटी आ जाएगी, और बेस की नॉर्मेलिटी आने के बाद, ठीक है, जो बेस की नॉर्मेलिटी आने के बाद
तो देखिए यहां से आ जाएगा। बेस के लिए बात करें, जैसे एसिड के H प्लस आयन, एसिड की नॉर्मलिटी H प्लस आयन के बराबर होती है, बेस की नॉर्मलिटी OH आयन के बराबर होती है। तो यहां से सीधे जैसे यहां से पीएच आया, ऐसे यहां पे पीओएच आ जाएगा। पीओएच होगा क्या, माइनस लॉग ऑफ OH आयन। तो बेस का ऐसा हो जाएगा बच्चों, ध्यान रखना, पीएच प्लस पीओएच कितना होता है 14। बस एसिड में H प्लस आयन से सीधे पीएच आ जाएगा, लेकिन बेस में OH आयन से बेस की नॉर्मलिटी OH आयन के बराबर होगी, और जो OH आयन होगा उससे पीओएच आएगा, और पीओएच को यहां रखोगे तब पीएच निकलेगा। तो इस प्रकार से स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का हम पीएच फाइंड कर सकते हैं, राइट। और ध्यान रखना, अगर नॉर्मलिटी नहीं दी हो, अगर नॉर्मलिटी नहीं दी हो तो याद करिएगा, हम लोग जानते हैं नॉर्मलिटी इक्वल टू होता है एन फैक्टर इनटू मोलरिटी। मोलरिटी और एन फैक्टर को मल्टीप्लाई करो, नॉर्मलिटी आ जाती है। ये भी एक फॉर्मूला दिमाग में रखिए, ये मोलरिटी इनटू एन फैक्टर इक्वल टू नॉर्मलिटी होता है, राइट। तो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का पीएच निकालना कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, फटाफट आ जाएगा, राइट। तो इसी प्रकार से ध्यान दीजिए, नोट नंबर 3, देखो बच्चों, कुछ और टर्म होते हैं बिल्कुल ऐसे ही पीएच टाइप ही डिफाइन होते हैं, जैसे पीएच होता है वैसे ही सारे टर्म डिफाइन होते हैं। सब सुने होंगे, एक बार रिकॉल करा देते हैं जस्ट, ठीक है, कौन कौन से टर्म है। अगर आपको लगे कोई टर्म आपने सुना है उसको स्किप करना चाहिए, तो बताते रहिएगा साथ साथ। देखिए यहाँ पे H रख दिया तो H प्लस आयन रखा तो पीएच आ गया, यहाँ पे OH आयन रखा बच्चों तो यहाँ POH आ गया, यहाँ पे आपने KI रखा तो PKI आ गया, यहाँ पे KW रखा तो P ऑफ KW आ गया, यहाँ पे K रखा तो P ऑफ KA आ गया, यहाँ पे KB रखा तो P ऑफ KB आ गया, जो यहाँ रखो उसका P आ जाएगा। जैसे पीएच डिफाइन होता है वैसे ये सारे टर्म भी डिफाइन होते हैं, जस्ट लाइक पीएच, ठीक है। पीएच की तरह ही पीओएच, पीकेआई, पीकेडब्ल्यू, पीकेए, पीकेबी, ये सब डिफाइन होते हैं उसी तरीके से, ठीक है। बिल्कुल तरीका वही है, सब कुछ वही है, बस पीएच होता है पावर ऑफ H, नहीं, जो स्ट्रेंथ ऑफ H प्लस आयन को रिप्रेजेंट करता है ना। तो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का पीएच निकालना मुश्किल नहीं, फटाफट आ जाएगा, दिख रहा होगा सीधे। नॉर्मलिटी है H प्लस आयन, सीधे पीएच निकालो। बेस की नॉर्मलिटी OH आयन, वहां पीओएच निकालो, पीओएच को पीएच में कन्वर्ट कर दो, राइट। समझ गए होंगे इस चीज को। चलिए देखिए बच्चों, नोट नंबर 4 क्या है ना, फॉर वीक एसिड क्या करेंगे, फॉर पीएच ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस, वीक एसिड एंड वीक बेस हम सिर्फ स्टेप डिस्कस कर रहे कैसे होगा। तो देखो बच्चों, वीक एसिड की बात करते हैं, फॉर वीक एसिड, वीक एसिड में सबसे पहले लिखते हैं ना HA, फिर H प्लस A माइनस, C में से X जाएगा, X और X बनेगा, इसका K होगा, तो K लिखो पहले, X इंटू एक्स अपॉन C माइनस X। क्या करो बच्चों, इसमें ऐसा लिख करके आप पहले ये H प्लस आइन फाइंड कर लो, फाइंड H प्लस आइन, और H प्लस आने के बाद फिर वही फॉर्मूला लगा दो, क्या, जो फॉर्मूला आप जानते हो, पीएच इक्वल टू माइनस लगा H प्लस आइन। एसिड में सीधे नॉर्मलिटी ही H प्लस आयन होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड में नॉर्मलिटी ही H प्लस आयन होता है, लेकिन वीक एसिड में नॉर्मलिटी H प्लस आयन नहीं होता। वीक एसिड में पहले उसके डिसोसिएशन की इक्वेशन लिख के K को लिख करके आपको पहले H प्लस आयन निकालना होगा, फिर आपको पीएच निकालना होगा। वीक एसिड में पहले ऐसे करके ऐसे पीएच पे जाएंगे। ऐसा ही वीक बेस है, वीक बेस में डिटो यही करेंगे। क्या करेंगे देखिए, फॉर वीक बेस, देखो बच्चों, वीक बेस इसी प्रकार से होगा जैसे नहीं था ये NH4OH, ये वीक बेस है, डिटो NH4 प्लस OH माइनस, इसका KB होगा, C में से X जाएगा, ये X और X बनेगा, इसमें आप KB लिख लीजिए, X इंटू एक्स अपॉन C माइनस X, KB लिख लीजिए, और क्या करो OH आयन फाइंड करो, फाइंड OH आयन। और बच्चों अगर OH आयन आ गया है, फिर OH आयन पता है, सीधे पहले POH निकालो, फिर पीएच निकालो। तो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस में पीएच सीधे आएगा, नॉर्मलिटी ही H प्लस आयन है, स्ट्रॉन्ग एसिड में सीधे पीएच, लेकिन स्ट्रॉन्ग बेस में नॉर्मलिटी H प्लस आयन नहीं है। पहले डिसोसिएशन की इक्वेशन लिखो, H प्लस आयन निकालो, फिर पीएच निकालो, यही वीक बेस के साथ है ना। तो पीएच को तरीके ऐसे हैं जो आपको बताए, इसी तरीके से पीएच हमको निकालना है।
ओके, तो बच्चों पीएच वाली कहानी सबको क्लियर हो गई। क्वेश्चन पे चले उससे पहले बताइए क्या कंसेप्चुअल पीएच वाला बेसिक पार्ट सबको क्लियर है कि कैसे कैसे करना है, क्या क्या फॉर्मूले हम यूज कर सकते हैं। रिफ्रेश हो गए पूरे सारे फॉर्मूले, ठीक है, ये वाला, ये वाला, इधर वाला, है ना। चलिए अब हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं। ये जो बात करें ना पीएच का प्राइमरी पार्ट है, पीएच का भी प्राइमरी पार्ट, पीएच का एडवांस पार्ट अभी इसके बाद शुरू होगा। पीएच का एडवांस पूरे आयनिक में तो पीएच का एडवांस पार्ट ही है। हाँ चलिए देखिए जो क्वेश्चन ये है, फाइंड पीएच ऑफ 0.9 मोलर formic acid which is 20%, 20% नहीं, खाली के लिख लो इसका ब्रैकेट में, के दिया है 1.8 10⁻⁴। चलो बच्चों पीएच निकालो इसका, पहले एच प्लस आयन निकालना होगा बेसिक तरीके से, फिर पीएच में कन्वर्ट करेंगे। अगर स्ट्रॉन्ग एसिड होता तो पीएच डायरेक्ट आता, लेकिन स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं है तो पीएच डायरेक्ट नहीं आएगा। निगलेक्शन वैलिड है कि नहीं देख लेना, मुझे लगता है वैलिड होगा इसमें। निगलेक्शन बिल्कुल वैलिड होगा बच्चों इसमें। हो गया,
आंसर बोलिए फटाफट जल्दी से, इतना समय नहीं लगना चाहिए बच्चों। मयंक आंसर आ गया? मयंक सिंह? यस सर। मयंक फिर से बोलिए, आपकी आवाज नहीं आ रही थी। यस सर, अभी नहीं आया आंसर। नहीं आया? फटाफट करिए। देखिए HCOOH HCO माइनस H प्लस साइन, वही तरीका पुराना है। 0.9 ये 0 0, फिर 0.9 में से मान लो x चला गया, ये x और x बन गया। और हमें H प्लस साइन अगर H प्लस साइन निकाला नहीं, x निकालना है। x आ गया, सीधे pH आ जाएगा। तो अभी क्या करो, इसका k लिखो पहले, तो k हो जाएगा x इंटू एक्स अपॉन 0.9 माइनस एक्स। देखो बच्चों, ये 1.8 10 माइनस 4 है। तो मुझे लग रहा है कि इसके सामने इसको निगलेक्ट कर दो, बाद में क्रॉस चेक कर लेंगे निगलेक्शन वैलिड है कि नहीं है। ठीक है, इसको निगलेक्ट करके देखो। जैसे ही निगलेक्ट करके देखोगे, ये आ जाएगा 1.8 10 माइनस 4 इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 0.9, है ना। तो एक्स स्क्वायर अपॉन 0.9 है। इसको मैं कैलकुलेशन कर लेता हूँ इधर साथ साथ फटाफट। ये आ जाएगा 1.6, एक्स स्क्वायर आता है 1.62 10 पर माइनस 4, तो x 1.27 into 10 की पावर -2 आएगा। 1.27 आ रहा है। यस हाँ, सर। 1.27 10 पर माइनस 2 है। लेकिन बच्चों ये आंसर हमें एक्सेप्ट करना ही नहीं करना, एक बार हम परसेंटेज एरर देख लेते हैं, है ना। तो पहले परसेंटेज एरर निकाल लो, यहाँ क्वेश्चन फंस सकता है, एडवांस में जनरली फंसता है। परसेंटेज एरर किसको निगलेक्ट किया? x को। किसके सामने? 0.9 के सामने, इंटू 100। बस ये निकालो, ये x की वैल्यू रख के देखो कितना आता है। तो 1.27 1.4 सर डिवाइड बाई 0.9, हाँ 1.41% आता है बच्चों, बिल्कुल सही है। 1.41% की एरर है, ये वैलिड है। 5% से कम है, वैलिड है। वैलिड है नहीं, हमारा आंसर सही है। हमने x निकाल लिया, खाली pH निकालना बाकी है। तो हमारा आंसर वैलिड है, यही आंसर वैलिड है, और यही हमारा H प्लस साइन हो गया। देख लीजिए, H प्लस साइन हो गया। अब क्या करना है? pH निकालना है। तो H प्लस साइन पता है, pH कैसे निकलेगा? माइनस लॉग ऑफ H प्लस साइन से। तो 2 माइनस लॉग ऑफ 1.27 आ रहा होगा। यस सर। बस वही आंसर है। तो H प्लस साइन आ चुका है 1.27 10 माइनस 2। तो pH आ जाएगा कितना? माइनस लॉग ऑफ H प्लस साइन, वैल्यू रखो, ये आ जाएगा 2 माइनस लॉग ऑफ 1.27 10। ठीक है ना। हाँ, तो ये वीक एसिड, इस तरीके से हम pH निकाल लेंगे वीक एसिड का। ऐसे ही वीक बेस है, वीक एसिड ने H प्लस साइन निकाला, वीक बेस में OH आयन निकालेंगे, OH आयन से POH आएगा, उसको pH में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है ना। तो बेसिक जो, हाँ बोलिए सर, log 1.27 ही सॉल्व करना पड़ेगा। बेटा, अभी तो छोड़ दो इसको ऐसे ही। एग्जाम में छोटे मोटे लॉग की वैल्यू क्वेश्चन में दे देता है। आप देखिए आईडी का पेपर उठा के देखिए, जेईई मेंस का देखिए, शुरू में कुछ वैल्यूज दी होती है, क्वेश्चन के साथ कुछ वैल्यूज दी होती हैं। लॉग ऑफ 1.27 आप पे वैल्यू देगा, क्योंकि अभी लॉग टेबल अलाउ नहीं करता है। तो अभी हमारा सिर्फ फोकस क्या है? जेईई मेन और एडवांस, वहां पे आपको ये वैल्यूज दे देता है, अगर यूज करना होगा देगा। ठीक है। ठीक है सर। और अदरवाइज को राउंड ऑफ करेंगे हम लोग, मतलब हम मानेंगे कि हमारा pH 2 से थोड़ा कम होगा। तो चारों ऑप्शन में 2 से थोड़ा कम ऑप्शन कौन से हो देख लो। एक ही ऑप्शन अगर 2 से कम है तो हमारी सारी कहानी खत्म, कोई जरूरत ही नहीं थी वैल्यू की फिर हमको, है ना। ओके बच्चों, एक बात देखना, जैसे आपको ने pH पढ़ाया, pH के बेसिक केस हो गए, लेकिन pH के एडवांस केस की तरफ बढ़ने के लिए, अच्छा दो छोटे छोटे क्वेश्चन और कर लो पहले, फिर दो छोटे छोटे क्वेश्चन ये
फाइंड पीएच ऑफ, ये एक एक लाइन के क्वेश्चन है दोनों। पहला है 10⁻⁴ मोलर H2SO4 और दूसरा है 10⁻⁴ नॉर्मल H2SO4 और दूसरा है 10⁻⁴ मोलर H2SO4। एक लाइन का है। पहले वाले का आंसर, पार्ट ए का आंसर दिखने लगा होगा, क्या है? जो नॉर्मलिटी है यही H+ आयन है, यही H+ आयन है बच्चों। एसिड की नॉर्मलिटी ही H+ आयन है, सीधे H+ आयन आ गया किसका? 10⁻⁴। और आपको याद है 10 की पावर में जो भी है तो pH = 4, सीधे सीधे दिख गया। बट यहां देखो 10 की पावर -4 मोलर H2SO4 अब 10 की पावर -4 मोलर है तो क्या करना होगा? H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन 10 की पावर -4 मोलर है, राइट? तो पहले तो हमको मोलरिटी को नॉर्मलिटी में कन्वर्ट करना होगा। नॉर्मलिटी इक्वल्स टू n फैक्टर इंटू मोलरिटी होता है। मोलरिटी 10 की पावर -4 है और n फैक्टर कितना होता है H2SO4 का? H2SO4 का n फैक्टर यानी उसकी बेसिसिटी कितनी है? 2 H+ आयन है। तो बच्चों यहां से आ गया 2, तो नॉर्मलिटी 2 × 10⁻⁴ हो गई, यही H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन हो गई। अब तो pH निकालना पड़ेगा, तो pH = -log ऑफ H+ आयन, यानी वही वैल्यू रखो, इसको उठा के ये वाली वैल्यू, तो आ जाएगा 4 - log 2। देखो आंसर आ गया। तो अगर एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड की नॉर्मलिटी दी सीधे pH आएगा, लेकिन स्ट्रॉन्ग एसिड की मोलरिटी दी है, पहले नॉर्मलिटी में कन्वर्ट करो, जो नॉर्मलिटी होगी वो H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन होगी, फिर फॉर्मूला लगा दो, ये स्ट्रॉन्ग एसिड की नॉर्मलिटी। वीक एसिड में आपको के, पूरे के बारे में सोचना है, लेकिन स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस में के बारे में नहीं सोचना, सीधे सीधे नॉर्मलिटी निकाल कर देना। ठीक है, दोनों सारे के पार्ट सीधे सीधे सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है बच्चों। अब देखते हैं एडवांस केस की तरफ बढ़ें, लेकिन एडवांस केस तभी करोगे जब हम पानी के बारे में जानेंगे, क्योंकि सारे सॉल्यूशन एक्वस सॉल्यूशन होते हैं, सारे सॉल्यूशन एक्वस सॉल्यूशन होते हैं, तो थोड़ा पानी के बारे में जानते हैं। ठीक है, जाने कोई कुछ बोल रहा है क्या? नहीं, ठीक। हाँ देखिए, तो अब हम लोग जानेंगे pH के एडवांस केस को समझने के लिए। बट आप लोग माइक्रोफोन ऑफ कर दीजिए, मैं बोलूं तो ऑन करिए, कहीं से आवाज आने लगती है। मैं आवाज आ रही है, देखिए ना, म्यूट करिए। हाँ देखिए बच्चों, अब हम लोग देख रहे हैं आयोनाइजेशन ऑफ वाटर। आयोनाइजेशन ऑफ वाटर, इसको पढ़ लेते हैं एक बार तो अच्छा रहेगा। ठीक है, तो आयोनाइजेशन ऑफ वाटर में देखिए कैसे पानी आयोनाइज होता है। देखो बच्चों, पानी जो है ना ये टूटेगा H+ आयन और OH- आयन में। शुरू में ये, इसकी मोलरिटी कितनी होती है? पानी की मोलरिटी, पहले तो पानी की मोलरिटी निकाल लीजिए, मुझे तो याद है 55.55। सबसे पहले मोलरिटी ऑफ वाटर निकालिए, तब इसको यूज करेंगे। मोलरिटी ऑफ वाटर होती 55.55 मोल पर लीटर। क्या आपको याद है कैसे आता है ये? 55.55 मोल पर लीटर पानी की मोलरिटी है, कैसे आता है देखो जरा। आप क्या करो, आप 1 लीटर पानी लो, इसमें मोल 1 लीटर पानी मतलब 1000 ml हो गया। पानी की डेंसिटी बच्चों 1 ग्राम पर ml होती है, तो इसका मतलब 1000 ग्राम हो गया। पानी का मॉलिक्यूलर वेट 18 होता है, तो 1000 ग्राम में मोल कितने हो गए? 1000/18, इतने मोल हो गए H2O के। बट तो 1000/18 मतलब कितना होता है? इसकी वैल्यू होती 55.55, इतने मोल हो गए H2O के। अब H2O के इतने मोल किसमें है बच्चों? H2O के इतने मोल जो है ना 1 लीटर में है, ये H2O के मोल जो है ना ये 1 लीटर में है, और 1 लीटर में जो मोल होते हैं उसी का मोलरिटी बोलते हैं। मोलरिटी होगी पानी H2O की, पानी की मोलरिटी होती 55.55, ऐसे आती है। याद रखनी चाहिए हम लोगों को, पानी की मोलरिटी याद रहे तो अच्छा रहता है बच्चों। ठीक है, अब देखो पानी आयनाइज कैसे होता है, मोलरिटी का यूज करेंगे, इसलिए मैंने बता दिया। H2O जो है ये H+ आयन और OH- आयन में टूटेगा।
शुरू में इसकी मोलरिटी 55.55 है, ये दोनों जीरो होते हैं, लेकिन इक्विलिब्रियम मेंटेन करने के लिए जब इक्विलिब्रियम आएगा तो 55.55 में से, सॉरी बच्चों, 55.55 में से ये कुछ x अमाउंट चला जाएगा, x और x बन जाएगा। तो इसका पानी का जो Ki आयोनेशन कांस्टेंट Ki जो होगा, आयोनेशन कांस्टेंट Ki पानी का, तो Ki क्या होगा बच्चों? Ki होगा दिस इंटू दिस अपॉन दिस, तो H प्लस आयन इंटू OH आयन और अपॉन H2, ये Ki हो गया। ठीक है। अच्छा ये बताओ, जैसे हम लोग बोलते हैं ना कई बार कि हमने एक तालाब, आपके घर के पास जो तालाब है, आप गए उस तालाब में और वहां से एक चम्मच पानी निकाल लाए। अब बताइए, तालाब में पहले पानी कुछ था, आपने एक चम्मच पानी उससे निकाल लिया, अब आपसे पूछा जाए कि भाई पानी निकाला एक चम्मच, पूछा जाए पानी तालाब में पानी कितना है, तो क्या बोलोगे? पानी कम हो गया? नहीं, क्यों? आपने जो निकाला वो इतना छोटा अमाउंट था, नेग्लिजिबल था। अगर आपके एक स्पून पानी निकालने से पहले वहां पानी 1000 लीटर था, तो आपके एक स्पून पानी निकालने के बाद, एक चम्मच पानी निकालने के बाद ये कितना होगा? 1000 लीटर ही रहेगा। वहां पानी के अमाउंट में कोई चेंज नहीं होगा, उतना ही रहेगा। क्यों? आपने नेग्लिजिबल अमाउंट निकाला। समझ गए? तो एक चम्मच पानी निकालने के बाद भी तालाब के पानी के अमाउंट में कोई चेंज नहीं होता, वो 1000 था, 1000 ही रहेगा अगर था तो लीटर में। चलिए इधर आइए, देखिए बच्चों, अगर मैं पूछूं पानी की मोलिटी कितनी है 55.55 शुरू में, और आपको बता दें कि x की वैल्यू होती है 10⁻⁷ एट 25 डिग्री सेल्सियस। खैर, अब मुझे बताइए, अगर मैं बोलूं पानी की मोलिटी शुरू में 55.55 थी और उसमें से x चला गया, लेकिन x एक छोटा अमाउंट है, तो अगर मैं पूछूं कि भाई इक्विलिब्रियम में पानी की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, तो इक्विलिब्रियम में पानी की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है आप कितना बताना चाहोगे? देखो जरा, पहले 55.55 से मुझे लगता है अभी भी उतनी ही होगी। क्यों? जो अमाउंट हटा रहे हो इतना छोटा है, जैसे आपने तालाब से एक चम्मच पानी निकाल दिया, उतना छोटा अमाउंट, बहुत छोटा अमाउंट है। तो बच्चों मुझे लग रहा है ये 10⁻⁷ है, तो इतने में से छोटी वैल्यू जारी रखोगे, शुरू में 55.55 है और इक्विलिब्रियम पे भी ये 55.55 ही है, बाकी जो अमाउंट जा रहा है वो नेग्लिजिबल है। यानी ये पहले 55.55, बाद में 55.55, इसका मतलब ये पानी की कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट है। तो बच्चों इसमें ये एक कांस्टेंट है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2 एक कांस्टेंट है, ये तो कांस्टेंट था ही, तो ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट था, दो कांस्टेंट की क्या जरूरत है? दोनों को मिला के एक नया कांस्टेंट रख देते। देखिए जरा, इन दोनों को मिला के नया कांस्टेंट रखते हैं, Ki इंटू H2O इक्वल टू H प्लस आयन इंटू OH आयन। देखो बच्चों, ये दोनों कांस्टेंट हैं, Ki तो है ही नहीं, आयनेशन कांस्टेंट और पानी की कॉन्सेंट्रेशन लगभग कांस्टेंट को मिला के एक नया कांस्टेंट रख देते हैं, और उस नए कांस्टेंट को हम लोग बोलते हैं Kw। आयनिक Kw होता है आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। देखिए Kw इक्वल टू आ जाएगा ये H प्लस आयन इंटू OH आयन। याद रखना बच्चों, Kw आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर है, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। दिख भी रहा होगा क्या? Kw जो है दैट इज इक्वल टू आयन ऑफ H प्लस आयन इंटू OH आयन, दोनों आयनों का प्रोडक्ट ही ना है। ये आयनेशन Ki आयनेशन कांस्टेंट है और Kw आयनिक प्रोडक्ट है। देख लो, पानी के लिए दो कांस्टेंट आ गए, कौन सा? एक Ki और दूसरा Kw। क्या रिलेशन है दोनों में? रिलेशन ये है कि Kw इक्वल टू है Ki इंटू वाटर, वाटर कॉन्सेंट्रेशन। Kw इक्वल टू क्या रखा है? Ki इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर। ठीक है,
ओके, आइए आगे बात करते हैं बच्चों। KW क्या आप समझ गए होंगे। थोड़ी सी बात आगे की, क्योंकि पीएच को और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए वाटर इसमें इन्वॉल्व हो जाए तो बहुत अच्छा रहता है ना। चलिए खैर, बच्चों 25 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है, 25 डिग्री सेल्सियस पे अगर ये x की वैल्यू नहीं, OH आयन कितना है 10 की पावर -7, H प्लस आयन कितना है 10 की पावर -7, तो बताओ जरा, क्योंकि 25 डिग्री सेल्सियस पे इसकी वैल्यू 10 की पावर -7 है, ये भी 10 की पावर -7, तो KW कितना हो जाएगा 10 की पावर -14, इसको रखिए। तो एट 25 डिग्री सेल्सियस ये H प्लस आयन इक्वल टू OH माइनस आयन इक्वल टू 10 की पावर -14, तो रख दो उसको उठा के, ठीक है। तो इसको सॉरी 10 की पावर -7 है, ये 10 की पावर -7 है, ये 10 की पावर -7, दोनों को रखो तो KW 10 की पावर -14 आ जाएगा। यानी KW की वैल्यू 25 डिग्री सेल्सियस पे कितनी होती है 10 की पावर -7, तो ये रिलेशन आ जाएगा। तो यहां से रखने पे KW इक्वल टू कितना आ जाएगा 10 की पावर -7, राइट। नेक्स्ट पॉइंट बच्चों, इधर इसी में कंटिन्यू करते हैं नोट नंबर 1 के साथ। अच्छा देखो नोट नंबर 1 क्या है, और ये रिलेशन इसी को लिखते हैं, KW इक्वल्स टू H प्लस आयन इंटू OH आयन, किसी भी टेम्परेचर पे वैलिड है, वैलिड एट ऑल टेम्परेचर, लेकिन एट 25 पे इसकी वैल्यू 10 की पावर -14 हो जाएगी। ये देखिए, ये रिलेशन ऊपर वाला वैलिड एट ऑल टेम्परेचर, लेकिन नीचे वाला ये वैलिड एट 25 डिग्री सेल्सियस ओनली। मतलब H और OH का प्रोडक्ट हमेशा KW होता है, लेकिन ये 10 की पावर -14 होता है कब 25 डिग्री सेल्सियस पे, अदरवाइज नहीं। इसी प्रकार देखिए नोट नंबर 2, अगर आप लॉग अप्लाई कर दो, इसमें दोनों साइड लॉग अप्लाई कर दो, तो देखो ना KW H प्लस आयन इंटू OH माइनस आयन, ठीक है। तो H प्लस आयन और यहाँ OH माइनस आयन, देखो बच्चों क्या होता है, लॉग ऑफ माइनस लॉग ऑफ KW इधर लगा दिया, माइनस लॉग ऑफ KW इधर लगा दिया, तो यहाँ तो वही रहेगा, माइनस लॉग ऑफ KW ये क्या हो जाएगा, ये तो PKW हो जाएगा, PKW, ठीक है। इधर देखो इसको log x इंटू वाई करके लिखा रहेगा, तो माइनस लॉग H प्लस आयन और प्लस माइनस लॉग OH आयन, ऐसा आ जाएगा। तो बच्चों ये हो गया pH, ये हो गया pOH, तो PKW जो होता है ना वो pH प्लस pOH के सम के बराबर होता है, पहला एक अगला फॉर्मूला ये आ गया है ना। तो ये था, इसी में लॉग अप्लाई किया तो ये बन गया। अच्छा एट PKW कितना होता है बच्चों, एट 25 डिग्री सेल्सियस KW का 10 की पावर -14 है, तो PKW कितना हो जाएगा, PKW 14 हो जाएगा। इसको रख दो उठाकर, इसको उठा के एक्स में रखोगे तो फॉर्मूला हो जाएगा pH प्लस pOH इक्वल टू ऐसा। बच्चों जो बता रहे इसको अच्छे से करो, क्योंकि जैसी सॉल्ट हाइड्रोलिसिस और बफर जो होंगे वो इनके फाइनल एप्लीकेशन है, सबके जो भी पढ़ा इसका फाइनल एप्लीकेशन वही सब है। हाँ तो इसको रखोगे तो ये pH प्लस pOH इक्वल टू 14 हो जाएगा, ये तो रिलेशन, ये वाला है वैलिड एट ऑल टेम्परेचर, वैलिड एट ऑल टेम्परेचर, लेकिन ये वाला जो है वैलिड एट 25 डिग्री सेल्सियस ओनली, वैलिड एट 25 डिग्री सेल्सियस ओनली, राइट। तो ये नोट नंबर 1 और नोट नंबर 2, ठीक है। H प्लस आयन और OH आयन का प्रोडक्ट KW होता है, लेकिन 25 डिग्री सेल्सियस पे 10 होता है। वैसे pH प्लस pOH का सम PKW होता है, लेकिन 25 डिग्री सेल्सियस पे 14 होता है। रीजन क्या है मैं एक्सप्लेन किया अभी। अच्छा नोट नंबर 3 देखिए बच्चों, तीसरा पॉइंट,
नोट नंबर 3 क्या है? नोट नंबर 3 में हम बात करेंगे एसिडिक, बेसिक एंड न्यूट्रल सॉल्यूशन एट 25 डिग्री सेल्सियस। ठीक है ना, एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल सॉल्यूशन एट 25 डिग्री सेल्सियस। तो देखो बच्चों, H2O, H प्लस और OH आयन, ध्यान रखो ये 55.55 में से 10 की पावर माइनस 7 जा रहा है, 10 की पावर माइनस 7 बन रहा है, 10 की पावर माइनस 7 बन रहा है। तो देखो चूंकि दोनों बराबर हैं, ये और ये बराबर हैं, H प्लस आयन और OH आयन बराबर हैं, सोल्यूशन न्यूट्रल होगा। और इसमें pH कितना है? इसका pH देखोगे, इसके प्लस pH 7 आ जाएगा। देखो pH 7, तो pH 7 पे सोल्यूशन न्यूट्रल होता है। क्यों? क्योंकि H और OH बराबर होते हैं। हमने वही चीज लिख ली, देखिए ना ऐसे, KW या TKW, KW, यहाँ पे H प्लस आयन, OH आयन और यहाँ pH। देखो बच्चों ऐसे एक लाइन हम ड्रॉ कर लेते हैं। देखो तो H प्लस आयन जो 10 की पावर माइनस 7 है यहाँ पे, तो OH आयन भी 10 की पावर माइनस 7 है। दोनों का प्रोडक्ट KW है, ये 10 की पावर माइनस 14 है और PKW 14 आ गया। खैर H प्लस आयन इतना है तो pH 7 हो गया। तो बच्चों देखो pH 7 जो होता है उस पे सोल्यूशन न्यूट्रल होगा। pH 7 पे न्यूट्रल सोल्यूशन होता है, ये सभी जानते हैं। क्यों? अच्छा, न्यूट्रल होने का रीजन क्या है? क्योंकि H और OH बराबर है, जहां H और OH बराबर होगा वो न्यूट्रल हो गया। लेकिन सोचिए, क्योंकि ये KW क्या है बच्चों? KW है, KW लिखा था भी कहीं थोड़ी देर पहले। KW है क्या? KW है H और OH का प्रोडक्ट, दिस इनटू दिस। और KW इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। KW क्या है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। मैंने क्या बताया था? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिपेंड्स ओनली ऑन टेंपरेचर। अगर हमने टेंपरेचर 25 फिक्स कर दिया, KW की वैल्यू फिक्स हो गया, KW नहीं बदलेगा, है ना? हमने क्या अभी बताया आपको कि KW इक्वल टू होता है H प्लस आयन इंटू OH आयन। ध्यान रखना बच्चों, अगर टेंपरेचर कांस्टेंट है तो KW कांस्टेंट हो गया। तो KW कांस्टेंट मतलब KW अब नहीं बदलेगा, ये 10 की पावर माइनस 14 ही रहेगा। जब भी देखो 10 की पावर माइनस 14 रहेगा, PKW 14 रहेगा। टेंपरेचर अगर कांस्टेंट है, KW कांस्टेंट हो गया। अब देखते हैं जरा क्या करेंगे बच्चों। हमने H प्लस आयन जो कॉन्सेंट्रेशन है वो 10 की पावर माइनस, इससे बढ़ा के 10 की पावर माइनस 6 कर दी। अरे H प्लस आयन इतना हो गया ना, और इन दोनों का प्रोडक्ट कितना है? फिक्स है बच्चों, ये प्रोडक्ट फिक्स है। अगर H प्लस आयन बढ़ गया तो OH आयन को घटना पड़ेगा तब ना प्रोडक्ट फिक्स आएगा। तो अगर ये इतना है, इसको कितना हो जाए ऐसे, ये pH 6 है, अगर ध्यान रखना बच्चों, ये 10 की पावर माइनस 6 है तो pH 6 होगा। अच्छा, इसका प्रोडक्ट इतना आना है, ये 10 की पावर 6 है तो इसको 10 की पावर माइनस 8 होना पड़ेगा, तब ना प्रोडक्ट इतना आएगा। आइए, अगर H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन की पावर माइनस 5 हो जाए बच्चों तो pH तो 5 हो गया, लेकिन इन दोनों का प्रोडक्ट मिला कितना आना चाहिए? तो ये तो फिक्स है। अगर ये 10 की पावर माइनस 5 हो गया तो इसको 10 की पावर माइनस 9 होना पड़ेगा, तब ना प्रोडक्ट इतना आएगा। और देख लो जरा, ध्यान देना, pH 7 पे दोनों बराबर थे, सोल्यूशन न्यूट्रल। लेकिन pH 6 या 5 यानी 7 से कम पे क्या हो रहा है? ये H प्लस आयन डोमिनेट कर रहा है। ये 10 की पावर माइनस 6 ज्यादा है इससे, 10 की पावर माइनस 5 ज्यादा है इससे। तो pH जब 7 से कम होता है, pH 7 से जब कम होता है तो सोल्यूशन एसिडिक होता है, ये सभी जानते हैं। लेकिन क्यों होता है इसका फोटो में देखिए, एसिडिक सोल्यूशन। एसिडिक होने का रीजन क्या है? जब pH 7 से कम होगा उधर, तो H प्लस आयन OH आयन पे डोमिनेट करेंगे। H प्लस आयन बढ़ गया, सोल्यूशन एसिडिक, यहाँ सोल्यूशन एसिडिक। तो pH जब 7 से कम होता है सोल्यूशन एसिडिक होता है, राइट? यहां देखिए इधर वाले में कि अगर हमने इसको 10 की पावर माइनस 8 कर दिया तो बच्चों, अगर ये 10 की पावर माइनस 8 है तो pH तो 8 हो गया, तो इसको 10 की पावर माइनस 6 होना पड़ेगा ताकि दोनों का प्रोडक्ट फिर से उतना ही आ जाए। लेकिन अब OH आयन डोमिनेट कर गया। अगर ये 10 की पावर माइनस 9 हो गया तो इसको 10 की पावर माइनस 5 होना पड़ेगा, pH 9 हो गया, लेकिन H प्लस आयन इतना, OH आयन इतना। यहाँ पे H प्लस आयन नहीं, OH आयन डोमिनेट कर गया, सोल्यूशन बेसिक हो गया। तो pH 7 से ज्यादा होने पे सोल्यूशन बेसिक होता है, रीजन आपके सामने। लेकिन ये सिर्फ ये जो लिखा है pH 7 पे न्यूट्रल, 7 से कम पे एसिडिक, 7 से ज्यादा बेसिक, ये सिर्फ 25 डिग्री सेल्सियस से वैलिड है। ध्यान रखना, सिर्फ 25 डिग्री सेल्सियस से वैलिड। फिर बाकी टेम्परेचर, अरे बाकी टेम्परेचर पे क्या होगा ना, KW बदल जाएगा।
टेम्परेचर बढ़ाओगे केडब्ल्यू बदलेगा, केडब्ल्यू बदलेगा तो न्यूट्रल पॉइंट का पीएच बदलेगा। अभी न्यूट्रल पॉइंट का पीएच 7 है, 7 पे न्यूट्रल होता है, लेकिन बच्चों 7 पे न्यूट्रल, उससे कम पे एसिडिक, उससे ज्यादा बेसिक, है ना। अच्छा, टेम्परेचर बदले तो न्यूट्रल पॉइंट का पीएच बदल जाएगा। अभी 7 पे न्यूट्रल हो सकता, कभी 6 पे न्यूट्रल हो जाए, कभी 8 पे न्यूट्रल हो जाए। न्यूट्रल पॉइंट का पीएच अभी 25 डिग्री सेल्सियस पे 7 है, हमेशा 7 नहीं होता है। फिर क्या होता है, एक चीज है, देखो जरा ध्यान रखना, न्यूट्रल पॉइंट का पीएच हमेशा पीकेडब्ल्यू, जो भी पीकेडब्ल्यू होगा, ये इसकी जो वैल्यू आ रही है, इसका हाफ होता है। ये 14 है ना, तो 14 का हाफ 7, इसलिए। तो बच्चों न्यूट्रल पॉइंट का पीएच हमेशा चेंज होगा टेम्परेचर के साथ। अगर टेम्परेचर 25 है तो पीएच 7 पे न्यूट्रल है, लेकिन टेम्परेचर बदलोगे न्यूट्रल पॉइंट का पीएच 7 नहीं होगा, 7 के अलावा कुछ और भी हो सकता है। न्यूट्रल पॉइंट का पीएच मतलब जब सोल्यूशन न्यूट्रल होगा तब। लेकिन एक चीज हमेशा ट्रू है, क्या, न्यूट्रल पॉइंट का पीएच पीकेडब्ल्यू का हाफ होता है। जो पीकेडब्ल्यू होगा उसका आधा न्यूट्रल पॉइंट का पीएच होगा, और जो न्यूट्रल पॉइंट का पीएच होगा उससे कम पे एसिडिक, उससे ज्यादा बेसिक। समझ गए ना। इसको अगले नोट में लिख लेते हैं, हमने क्या ड्रा किया, जो भी न्यूट्रल पॉइंट, जो भी केडब्ल्यू हो, केडब्ल्यू से पीकेडब्ल्यू निकाल लोगे, जो पीकेडब्ल्यू है उसका हाफ करोगे, वो न्यूट्रल पॉइंट का पीएच होगा, और न्यूट्रल पॉइंट के पीएच से कम पे एसिडिक, उससे ज्यादा बेसिक। ठीक है, कुछ नहीं बोले, टेम्परेचर 25 मानेंगे, नहीं टेम्परेचर 25 मानेंगे, मतलब न्यूट्रल पॉइंट का पीएच कितना मानेंगे, 7, 7 पे न्यूट्रल, उससे कम पे एसिडिक, उससे ज्यादा बेसिक हो गया। ठीक है, 7 पे न्यूट्रल, उससे कम पे एसिडिक, उससे ज्यादा बेसिक। और 7 पे न्यूट्रल का रीजन समझ गए। खैर चलिए, नोट नंबर हम ये 3 था, 4 पे चलते हैं। नोट नंबर 4, अगर आप लोग कभी, जो लोग लिख रहे हैं और नहीं लिख पा रहे हैं, तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या बाद में वीडियो डिमांड कर सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आराम से लिखते रहिए उसके बाद। ठीक है, हाँ बच्चों, तो नोट नंबर 4, 25 डिग्री सेल्सियस से पीएच, न्यूट्रल पॉइंट का पीएच 7 होता, लेकिन लिखिए एसिडिक या पीएच ऑफ न्यूट्रल पॉइंट, पीएच ऑफ वाटर, ब्रैकेट में पीएच ऑफ न्यूट्रल पॉइंट, न्यूट्रल पॉइंट का पीएच क्या होगा, ये होता है pKw/2, हमेशा pKw/2, जो भी pKw उसका हाफ कर दो। और pKw कैसे निकालते हैं पता है ना, हाँ, p माइनस लॉग ऑफ समथिंग, ऐसा जैसे pH निकालते हैं, यहाँ kW रखोगे तो यहाँ पे pKw आ जाएगा, ये से pKw निकालते हैं। तो जो pKw होगा उसका हाफ न्यूट्रल पॉइंट का pH होगा। ठीक है, नाउ नोट नंबर 5, क्या होगा बच्चों, कि न्यूट्रल पॉइंट का पीएच जो भी है, अगर जो पीएच है एट एनी टेम्परेचर, कभी भी वैलिड है क्या, अगर पीएच pKw/2 के बराबर है तो, अगर पीएच pKw/2 से कम है तो, और अगर पीएच pKw/2 से ज्यादा है तो क्या होना चाहिए, यहां से अपने आप इंटरप्रेट कर लो। 7 पे न्यूट्रल, उससे कम पे एसिडिक, उससे ज्यादा बेसिक। 7 क्या है, pKw/2, ऐसे सोचो, pKw/2 पे न्यूट्रल, उससे कम पे एसिडिक, उससे ज्यादा बेसिक, तो यहां हो जाएगा, यहां सॉल्यूशन क्या होगा, एसिडिक, यहां पे न्यूट्रल, यहां पे बेसिक, ऐसा बना लो, न्यूट्रल, एसिडिक, बेसिक। तो न्यूट्रल पॉइंट का पीएच कितना होता है ये आप एक बार देख लीजिए। न्यूट्रल पॉइंट का पीएच हमेशा pKw/2 होता है। pKw बदल जाएगा तो न्यूट्रल पॉइंट का पीएच बदल जाएगा। 25 डिग्री सेल्सियस से pKw 10⁻14 है, सॉरी 25 डिग्री सेल्सियस से pKw 14 है, इसलिए न्यूट्रल पॉइंट का पीएच का आधा नहीं 7 है। और न्यूट्रल पॉइंट के पीएच जो भी होगा उससे कम पे एसिडिक, उससे ज्यादा बेसिक। ठीक है,
देखिए एक छोटा क्वेश्चन है, Kw at certain temperature is 2 into 10 power minus 6. Find out pH of water. दूसरा है उसी के कंटिन्यूएशन है, what will be nature of solution? What will be nature of solution at pH equal to 4, दूसरा pH equal to 6, तीसरा pH equal to 6.5. चलिए बच्चों बताइए, अगर टेम्परेचर 25 है तो मुझे लगता है तीन के तीनों 7 से कम है, 7 से कम है तो एसिडिक होना चाहिए फर्स्ट डाउन में, ऐसा लगता है। लेकिन अभी मैंने क्या कहा, न्यूट्रल पॉइंट का पीएच 7 होता है, सिर्फ 25 डिग्री सेल्सियस से वैलिड है, इसलिए हम यहाँ पे पीकेडब्ल्यू दिया है तो पहले एक काम करो, पहले पीकेडब्ल्यू निकालो ऐसे, तो उसका हाफ करो तो न्यूट्रल पॉइंट का पीएच आएगा, और उससे कंपेयर करो कि उससे जो इनमें से जो उससे कम है वो उस पर एसिडिक होगा, उससे ज्यादा है उन पे बेसिक होगा। अब चेक कर लो न्यूट्रल पॉइंट का पीएच, बच्चों पीकेडब्ल्यू 11.699 आता है, पीकेडब्ल्यू आता है 11.699, उसका हाफ करिए तो आता 5.8। अगर आपने यहाँ पे पीकेडब्ल्यू निकाला होगा तो 11.699 आता है, तो उसका हाफ करिए पीकेडब्ल्यू बाई 2, यह आ जाएगा 5.8495। मतलब ये न्यूट्रल पॉइंट का पीएच हो गया, पार्ट ए का आंसर हो गया, ये पार्ट ए का आंसर ये हो गया। इससे कम पे एसिडिक, इससे ज्यादा बेसिक, है ना। तो इससे कम पे देखिए बच्चों, इससे कम पे क्या है, इससे कम एक ही है, इस पे एसिडिक होगा, ये एसिडिक हो गया, और इससे ज्यादा ये दोनों, इससे ज्यादा ये दोनों बेसिक सॉल्यूशन के पीएच है ना, बेसिक। तो न्यूट्रल पॉइंट पीकेडब्ल्यू इतना है, इसका हाफ के न्यूट्रल पॉइंट का पीएच, पहले पार्ट का आंसर, और इससे कम पे एसिडिक वाला, इससे कम पे जो होगा एसिडिक सॉल्यूशन, इससे ज्यादा बेसिक सॉल्यूशन, ठीक है ना। और अगर आपको ये आइडिया नहीं है तो आप इन तीनों को एसिडिक मार के आते वहीं गलत हो जाता, ठीक है। तीनों एसिडिक, 7 से कम है, 7 से कम 25 पे वैलिड है, अगर पीकेडब्ल्यू दिया तो उस पर फोकस करिए, ठीक है। ये क्वेश्चन क्लियर हो गया सबको? ओके, तो न्यूट्रल पॉइंट का पीएच भी हमने देख लिया, है ना। एक छोटा सा कंसेप्ट और देखते हैं, छोटा सा कंसेप्ट एक और है, देखें। वो ये कि बच्चों अभी हमारे पास दो केस हैं, है ना। पहला केस है, नोट नंबर नेक्स्ट में बढ़ाएंगे हम लोग, ठीक है ना, कि पीएच ऑफ हाईली diluted solution and pH of highly concentrated solution. हाईली कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन में नेगेटिव पीएच भी आता है, नेगेटिव पीएच आता है, उसका क्या मतलब होता है ना। तो अब हमें देखना है बहुत डाइल्यूटेड सॉल्यूशन, उसका पीएच पे क्या ध्यान रखना है। बहुत डाइल्यूट सॉल्यूशन, इतना डाइल्यूट की कितना डाइल्यूट, क्या बताएं। बहुत डाइल्यूट है उसका ध्यान रखना, बहुत कॉन्सेंट्रेट है उसका भी ध्यान रखना है ना। बहुत डाइल्यूट है तो पानी के आयनाइजेशन को भी हमें कंसीडर करना होगा, और बहुत कॉन्सेंट्रेटेड है, बहुत कॉन्सेंट्रेटेड अगर है तो फिर हमको एक्टिविटी कोएफिशिएंट पे जाना पड़ेगा। ये दो चीजें आपको बतानी है, पीएच के स्पेशल केस है दोनों, हाईली डाइल्यूटेड एंड हाईली कॉन्सेंट्रेटेड, ठीक है। तो हाईली डाइल्यूटेड में क्या ध्यान रखना, हाईली कॉन्सेंट्रेटेड में क्या ध्यान रखना है, ठीक है, इस पे फोकस करिएगा। देखिए जरा हाईली डाइल्यूटेड को एक बार देख लेते हैं, पार्ट ए।
pH of highly diluted solution, है ना। पार्ट ए, pH of highly diluted solution। क्या करना है देखिए बच्चों, समझिए ठीक से। मैं एक क्वेश्चन के दो केस दूंगा, एक क्वेश्चन के थ्रू समझेंगे। क्वेश्चन के थ्रू फाइंड pH ऑफ, पहला देखिएगा 10⁻⁴, या सॉरी हाँ 10⁻⁴ मोलर HCl और दूसरा 10⁻8 मोलर HCl। मोलर है नॉर्मल जो दोनों एक बार, इसका n फैक्टर 1 है तो मोलरिटी नॉर्मलिटी सेम होगी। अच्छा देखो बच्चों, अभी क्या है ना, इसकी नॉर्मलिटी पहले आप निकालो, नॉर्मलिटी यही रहेगी, इसकी नॉर्मलिटी 10⁻⁴ ही रहेगी, यहाँ भी नॉर्मलिटी 10⁻⁴ रहेगी। जो नॉर्मलिटी होती है वही H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन, ये रही H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन, यहाँ पे ये रही H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। दोनों में H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन आ चुकी है। जब H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन आ चुकी है जब H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन आ चुकी है तब क्या करोगे, यहाँ सीधे pH इक्वल टू कितना हो गया 4, ये बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ सॉरी -8 है, हाँ यहाँ pH इक्वल टू 4 हो गया, यहाँ pH इक्वल टू 8 हो गया। तो एक ही कंसेप्ट से किया गया, ये क्वेश्चन सही है लेकिन ये क्वेश्चन गलत हो गया, कंसेप्ट वही। यहाँ 10⁻⁴ मोलर HCl है, बिल्कुल सही है। यहाँ 10⁻8 मोलर HCl है, लेकिन pH 8 है, ये गलत है, pH 8 नहीं होगा। क्यों बच्चों, 20 तब कुछ नहीं बोला, हम बच्चे 25 मानेंगे। 25 पे एसिडिक सोल्यूशन का pH 7 से कम होना चाहिए, ये 8 आ गया है तो गलत है ना। एक एसिडिक सोल्यूशन का pH 8 इतना नहीं आ सकता, 7 से कम होना चाहिए, ये इतना हो ही नहीं सकता। क्लियर? तो क्या करेंगे ये बच्चों, गलती क्या कर रहे हैं वो देखिए। यहां पे HCl टूटेगा H+ और Cl- में, तो 10⁻⁴ में से पूरा 10⁻⁴ जाएगा, ये 10⁻⁴ बनेगा, ये भी 10⁻⁴ बनेगा। वही चीज यहां भी होगी, यहां भी HCl डिसोसिएट होगा, क्या बनाएगा H+ और Cl- में, है ना। तो ये 10⁻8 में से पूरा 10⁻8 जाएगा, ये 10⁻8 ही 10⁻8 बन गया। चलिए ये तो कॉमन ही है, हाँ। लेकिन एक चीज और हो रही क्या, यहाँ पानी भी, ये पानी में सोल्यूशन होगा तो पानी भी तो आयनाइज हो रहा होगा H+ और OH- में। 55.55 में से 10⁻7 जा रहा होगा, ये 10⁻7 बन रहा होगा, ये भी उतना ही बन रहा होगा। सेम इज हियर, ये देखिए बच्चों, है ना। ध्यान दो, यहाँ पे H+ आयन दोनों को जोड़ के आना चाहिए, दोनों मिला के H+ आयन यहाँ भी वही होगा, लेकिन ठीक है बच्चों, देखो यहाँ क्या है ना, यहाँ H+ आयन यहाँ से भी आ रहा है, यहाँ से भी, लेकिन इस वैल्यू के सामने ये नेग्लिजिबल है, 10⁻⁴ के सामने ये नेग्लिजिबल है, इसको निगलेक्ट कर दिया। ऐसे केस में H+ आयन 10⁻⁴ हो गया, pH 4 हो गया, यानी ये आंसर सही है। इधर आइए बच्चों, इसमें 1000 से डिवाइड करें तो ये वैल्यू मिल रही थी, इसमें 1000 से आपने डिवाइड किया तो ये मिल रहा था, समझ रहे हैं। इसमें 1000 से डिवाइड किया, ये मिल गया, समझ गया इस चीज को। तो 1000 से डिवाइड करने मिला नहीं, बहुत छोटी वैल्यू है ये, बहुत छोटी वैल्यू इसने निगलेक्ट की। लेकिन यहाँ देखिएगा, यहाँ जो H+ आयन HCl से आ रहे हैं 10⁻8, उसको 10 गुना करोगे तब ये मिलेगा। यहाँ इसका 1000वां पार्ट था, ये 1000 से, इसमें 1000 से डिवाइड करके आ रहा था, बहुत छोटा सा निगलेक्ट किया। लेकिन यहाँ पे क्या है, ये निगलेक्शन नहीं, ये बड़ी वैल्यू, इसको 10 गुना करोगे तो ये आएगा नहीं, ये बड़ी वैल्यू, इसको निगलेक्ट नहीं करेंगे, यहाँ निगलेक्शन नहीं हो सकता इसका। तो यहाँ H+ आयन दोनों को जोड़ के बताओगे बच्चों, 10⁻8 और प्लस 10⁻7, इसका 10 गुना है, कैसे निगलेक्ट कर दोगे। यहाँ पानी से आने वाला H+ आयन नेग्लिजिबल नहीं है, यहाँ पे नेग्लिजिबल थे। जो हाईली डाइल्यूटेड सॉल्यूशन होता है, ध्यान दीजिएगा बच्चों, जो हाईली डाइल्यूटेड सॉल्यूशन होता है, हाईली डाइल्यूटेड ये वाला 10⁻8 -9 ऐसा, उसमें पानी से आने वाले H+ आयन को निगलेक्ट नहीं कर सकते, उनको जोड़ना पड़ेगा, जोड़ के आप pH बताओगे। उनको जोड़ोगे तो ऐड करके देखो, मुझे लगता है H+ आयन आ जाएगा
11 इंटू 10 की पावर माइनस 8 है ना, तो pH आएगा 8 माइनस log 11, तो log 11 लगभग 1.04 के आसपास होता है, तो ये 6.96 के अप्रॉक्स आ जाएगा। देख लीजिए pH 7 से कम आएगा। तो क्या करना है, जब भी आपको लगे कि एसिडिक सोल्यूशन का pH 7 से ज्यादा 25 डिग्री सेल्सियस पे एसिडिक सोल्यूशन का pH 7 से ज्यादा आ गया, जो नहीं हो सकता, 25 पे एसिडिक सोल्यूशन का pH 7 से कम ही होना चाहिए, 7 से ज्यादा नहीं हो सकता, ऐसा आ रहा तो गलत है। गलत है तो क्यों गलती हो रही? गलती इसलिए हो रही क्योंकि जनरली हम नॉर्मल केस में पानी से आने वाले एक्सप्रेशन को निग्लेक्ट करते हैं, पानी से आने वाले एक्सप्रेशन को निग्लेक्ट करते हैं, सीधे बोलते हैं, इसीलिए नॉर्मलिटी इक्वल टू H+n बोलते हैं। बट यहाँ तो निग्लेक्शन वैलिड था, बट हाईली डाइल्यूट सॉल्यूशन में निग्लेक्शन वैलिड नहीं होता है। वहां पानी से आने वाले एक्सप्रेशन को निग्लेक्ट नहीं करते, उनको जोड़ना पड़ता है, और जोड़ोगे तो pH कुछ आएगा, और कभी भी एसिडिक सॉल्यूशन का pH 7 से ज्यादा नहीं आएगा 25 डिग्री सेल्सियस पे, तो ये 7 से कम आना चाहिए था, तो ये 6.96 के आसपास आएगा। ठीक है, तो उसमें एक क्वेश्चन, इसी को थोड़ा एक बात कर लेते हैं और चीज, ये तो क्वेश्चन था इस पे बस। देखिए जब जैसे क्वेश्चन ऐसा आ जाए 10 की पावर माइनस 8 मोलर HCl, बच्चों देखो सीधे इसका pH क्या होगा, क्वेश्चन है ये, pH ऑफ 10 पावर माइनस 8 मोलर HCl कितना होगा? पहला 8, 7, 6.95 और D 8.05। देखो बच्चों, सबसे पहले आपके दिमाग में आना चाहिए, अच्छा ये तो एसिड है, टेम्परेचर मेंशन नहीं 25 मानना चाहिए, टेम्परेचर 20 मेंशन नहीं 25 मान लो, 25 है, ठीक है। एसिड है, इसका pH 7 से कम होना चाहिए। अगर ऐसे देखें सीधे 8 आ जाएगा, लेकिन 8 तो हो नहीं सकता, 7 से कम होना चाहिए, और 7 से कम का एक ही ऑप्शन है, ये वाला, सीधे टिक मार दो। वैसे मैं सॉल्व करके समझा क्यों है, ये इसका रीजन समझ चुके हैं, बट इसमें सीधे टिक मार दो, है ना। अच्छा इसी प्रकार से क्वेश्चन ऐसा आ जाए, देखो ये वाला, pH ऑफ 10 की पावर माइनस 8 मोलर NaOH, देखो ऐसे ही करना है यहाँ भी, डिट्टो, रीजन वही है इसका। ऑप्शन ए 8, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी 7.04 या 06। आप कहोगे सर देखो वैसे बेस है, बच्चों बेस है, बेस का pH अगर इसका pOH निकालोगे, pOH आएगा 8, तो pH 6 आ गया। बच्चों बेसिक सोल्यूशन है, बेसिक सोल्यूशन का pH हमेशा 7 से ज्यादा आना चाहिए, तो 7 से ज्यादा का ऑप्शन एक तो 8 है, 7 तो नहीं होगा, 7 से कम भी नहीं होगा, 7 से ज्यादा होगा, 7 से थोड़ा सा ज्यादा होगा, ऐसे 6 आ रहा ना, लेकिन 7 से थोड़ा ज्यादा होगा, 7 से थोड़ा ज्यादा में एक ही ऑप्शन दिख रहा है, कौन सा? ये वाला, ठीक मार डी। और इसका रीजन क्या है? इसका रीजन वही है, पानी से आने वाले एक्सप्रेशन को निग्लेक्ट नहीं करना, इन दोनों में पानी से आने वाले एक्सप्रेशन को कंसीडर आपको करना होगा। तो हाईली डाइल्यूटेड सॉल्यूशन में क्या करते हैं, हाईली डाइल्यूटेड सॉल्यूशन में पानी से आने वाले एक्सप्रेशन को कंसीडर करते हैं, उसको निग्लेक्ट नहीं कर सकते। हाईली डाइल्यूटेड सॉल्यूशन में पानी से आने वाले एक्सप्रेशन को हम कंसीडर करते हैं, उसको निग्लेक्ट नहीं करते, ये बात ध्यान रखिएगा हमेशा, ठीक है। और जब भी क्वेश्चन आए तो ये पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं, सीधे अप्रॉक्स करो। एसिडिक सॉल्यूशन का pH 7 से थोड़ा कम होना चाहिए, तो ये टिक मार दिया। बेसिक सॉल्यूशन का pH 7 से थोड़ा ज्यादा होना चाहिए, हमारे नियम से 6 आ रहा था, लेकिन 6 हो नहीं सकता, 7 से थोड़ा ज्यादा होना चाहिए, 7 से थोड़ा ज्यादा में यही एक ऑप्शन था, इसको टिक कर दिया। टेम्परेचर मेंशन नहीं करे, 25 मानना है ना। एक बात तो ये हो गई, एक छोटी सी बात और, हाईली कॉन्सेंट्रेट सॉल्यूशन में क्या हो जाएगा, कॉन्सेंट्रेट सॉल्यूशन की एक बार बात कर लेते हैं, छोटी सी बात, 5 मिनट की। तो pH ऑफ हाईली कॉन्सेंट्रेट सॉल्यूशन, देखिए ऐसे 10⁻²2 नॉर्मल HCl, बच्चों इसका pH निकालोगे ना, pH आ गया -2, नेगेटिव pH, नेगेटिव pH का कोई सिग्निफिकेंस नहीं होता, नो सिग्निफिकेंस। अगर हाईली कॉन्सेंट्रेट है तो pH, नेगेटिव pH do not have any significance,
हाईली कॉन्सेंट्रेट पीएच सॉल्यूशन का पीएच अगर आप निकालोगे तो नेगेटिव आ जाएगा, नेगेटिव पीएच का कोई मतलब होता ही नहीं है। कैसे डील करेंगे ये हम कल बताएंगे, तब तक आप सोचते रहिए नेगेटिव पीएच वाले को कैसे डील करना है, ठीक है ना। डाइल्यूशन हो गया, नेगेटिव हो गया। बच्चों आपका ओटीपी मैंने भेजा है ग्रुप में, अपना अटेंडेंस बना दीजिएगा, ठीक है। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर। ओके बच्चों, अब कुछ क्वेश्चन इसके इनिशियल वाले क्वेश्चन करिएगा पैकेज से, ठीक है।